मेरा सादर वंदन। मंच पर विराजमान आज के सत्र की संचालिका श्वेता जी, भवन में विराजमान विद्वद्गण, मैं अलग अलग नाम से संबोधन नहीं करूंगी क्योंकि अगर वह करने लगूंगी तो आधा घंटा उसी में लगेगा। इसलिए सभी विद्वद्जन को मेरा अत्यंत विनम्र नमस्कार। आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया मैं नहीं जानती मैं उसके योग्य हूँ या नहीं हूँ। अगर मेरी धारणा पूछें तो मैं उसके योग्य नहीं, और योग्य इसलिए नहीं हूँ क्योंकि व्याकरण के प्रति और भाषा के प्रति मेरी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी भिन्न है। मैं शास्त्र से भाषा का निर्णय करने में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं भाषा के आधार पर शास्त्र का निर्धारण करने में विश्वास करती हूँ। और पाणिनीय व्याकरण आज तक जो इतना चल रहा है और चलता रहेगा, उसका एकमात्र कारण यह है कि वो तत्कालीन जो लोक भाषा थी, और अगर आप मुझसे असहमत हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझसे बहुत सारे लोग असहमत रहते हैं। तो तत्कालीन लोक भाषा का वो व्याकरण लिखा गया था, और जिस प्रकार साहित्य की रचना पहले होती है और साहित्य शास्त्र की रचना बाद में होती है, उसी तरह से भाषा विद्यमान रहती है, व्याकरण बाद में उसका विश्लेषण कर देता है। इसलिए विश्लेषित अर्थात व्याकरण ग्रंथों के आधार पर भाषा की प्रकृति के बारे में जानने का यत्न करना बहुत कुछ वैसा ही होता है जैसे किसी असमर्थ चित्रकार के द्वारा बनाई गई चित्र की आकृति से विश्व की सुंदरी की कल्पना। उसका कारण है, और कारण यह है कि व्याकरण कथमपि पूर्ण रूप से भाषा का विश्लेषण करने में समर्थ नहीं होता है, पहली चीज। इसीलिए इतने अपवाद के नियम बनते हैं। अगर पूर्ण रूप से समर्थ होता तो उतने अपवाद के नियम ही नहीं बनते। दूसरी चीज कि व्याकरण जिस काल में लिखा गया रहता है उस काल से नियंत्रित होता है, जबकि भाषा उसके पहले भी विद्यमान रहती है और पाणिनीय अष्टाध्यायी के बाद भी संस्कृत आज तक विद्यमान है। तीसरी चीज जो होती है व्याकरण के माध्यम से भाषा के विषय में निष्कर्ष निकालने में, वो ये होती है कि हम एक और साहित्य की कृति को रख लेते हैं, दूसरी ओर व्याकरण के ग्रंथ को रख लेते हैं, और उसके बाद ये शब्द प्रयुक्त था या नहीं था, इस शब्द का कितना प्रयोग हो रहा था, कितना प्रचलित था, कितना अप्रचलित था, हम अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो अपने आप में बहुत सही है। लेकिन, और ये लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, साहित्य में कितने शब्द प्रयोग में आए हुए होते हैं। पतंजलि के महाभाष्य में, आपने जिन लोगों ने महाभाष्य का अध्ययन किया है, एक प्रसंग आता है जिसमें वो गिनाना शुरू करते हैं कि 4 वेद हैं, उपवेद हैं, और उसके बाद उपनिषद हैं, और गिनाते जाते हैं। लंबा प्रकरण है, उसको दोहराऊंगी नहीं क्योंकि अब तक सब कोई थक चुके हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी थकान का मैं उचित लाभ उठाऊं। ये प्रसंग अत्यंत प्रचलित है। 4 वेदा सांगा सरहस्या, यहाँ से आरंभ होता है और सारे शास्त्रों को गिना करके अंत में कहते हैं इन सबको बिना पढ़े हुए सत्य प्रयुक्ता शब्दा इति साहस मात्रम। किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यदि कोई कहता है तो बड़ा साहसी व्यक्ति है। और संस्कृत में साहस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, इसकी व्याख्या की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य दो, और मैंने चूंकि वचन दिया है कि मैं 5 मिनट बोलूंगी, उसको खींच करके 10 मिनट कर दूंगी, उससे ज्यादा नहीं। 2 बातें, और उन 2 बातों में हमको सबसे पहले जो प्राकृत का अध्ययन करने के समय ध्यान रखना है वो ये
प्राकृत और संस्कृत पौर्वापर्य के निर्धारण के झगड़े को हमें छोड़ देना चाहिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि जैसे भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का अध्ययन समाप्त कर दिया गया, मनुष्य के साथ भाषा उत्पन्न हुई और जब तक मनुष्य रहेगा भाषा रहेगी, मनुष्य जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन भाषा भी समाप्त हो जाएगी। फिर भी भाषा रहेगी क्योंकि फिर मनुष्य उत्पन्न होगा और फिर भाषा उसके साथ उत्पन्न होगी। इसीलिए भाषा को संस्कृत व्याकरण में नित्य कहा है। दूसरी चीज कि हम जब अध्ययन करते हैं किसी भाषा का तो उसके साथ साथ हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे आज और खास करके प्राकृत के संदर्भ में, मैं प्राकृत की विदुषी नहीं हूँ, इसको टिमटिम घोष में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है और जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो प्राकृत एक तो है नहीं और उसके नाम जो है वो बड़े सुंदर नाम है, स्थानकृत नाम है। मागधी प्राकृत है, अर्धमागधी है, शौरसेनी है, पैशाची है। तो ये सारे नाम जो हैं वो तत्त स्थान के वाचक हैं। तो तत्त स्थान के वाचक होने में आश्चर्य हमको क्यों होता है? क्योंकि एक भोजपुरी भाषा है और भाषा में मैं लोक शब्द नहीं जोड़ती हूँ क्योंकि भाषा भाषा होती है, जो उच्चरित होती है वो भाषा है और भाषा हमेशा लोक के द्वारा ही उच्चरित होती है, अन्य किसी के द्वारा उच्चरित नहीं होती। तो भाषा है भोजपुरी। आप में से जिन लोगों को इस बात का अनुभव होगा, यदि आपको भोजपुर की भोजपुरी समझ में आती है तो बनारस की भोजपुरी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे मित्र बैठे हुए हैं, अनेकांत जी, क्या करत होगा बच्चा? आज गंगा किनारे गहुआ की नानी, ठीक है। और वहीं पर यदि भोजपुर का बोलने वाला है, का बचवा का करत वाला सुबह से खाली बैठे बड़ा कहीं गोइला की नानी। एक ही प्रश्न है कि ये बच्चा तुम क्या कर रहे हो, सुबह से बैठे हुए हो, कहीं गए कि नहीं गए? आप दोनों का अंतर देख लीजिए। अब व्याकरण जब इसको लिखेगा तो क्या लिखेगा? और तब आज से लगभग 200 वर्षों के बाद जब कोई उस व्याकरण को पढ़ेगा तो कहेगा कि इतने प्रकार की भोजपुरी बोली जाती थी। भाषा हमेशा ही स्थान 8 कोस पर वाणी बदले। वाणी तो उतनी दूरी पर बदल जाती है, प्राकृत के साथ भी यही स्थिति। इसलिए प्राकृत को समझने दूसरी चीज जो दिक्कत हो जा रही है, जो सीमाएं हैं हमारे साथ, जिनको लेकर के कि हमें अत्यंत सजग रहना चाहिए कि प्राकृत का कितना साहित्य हमारे पास आज उपलब्ध है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्योंकि भारत का साहित्य 90% लुप्त हो चुका है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ। जब एक पुस्तकालय 6 महीने तक आग में ध्वस्त होता रहा था, जलता रहा था, आप केवल कल्पना कीजिए कि हजारों वर्षों में कितना साहित्य लुप्त हो गया होगा। तो उस साहित्य के आधार पर भी यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रंथ नहीं है, न संस्कृत के हैं न प्राकृत के हैं। फिर एक शब्द उठता है, प्राकृत नाम क्यों है? प्राकृत नाम है क्योंकि प्रकृति से बना है, इसलिए प्राकृत है। संस्कृत तो कहिए कि तो प्राकृत और संस्कृत, इसका मतलब है कि संस्कृत जो है वो एक काल्पनिक भाषा थी, एक बनाई हुई भाषा थी, बड़े लोगों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज आप जब 2 शिष्ट व्यक्ति मिलते हैं, आज सुबह मैंने कहा कह रही थी कि भैया 2 हिंदी भाषी शिष्ट लोग मिलते हैं तो अंग्रेजी में बोलना शुरू करते हैं। 2 बंगला भाषी शिष्ट मिलेंगे तो नहीं अंग्रेजी में बात करेंगे, माफ कीजिएगा। 2 तमिल भाषी मिलेंगे तो नहीं बात करेंगे। 2 गुजराती भाषी मिलेंगे, केम छो जरूर पूछेंगे। लेकिन 2 हिंदी भाषी बोलेंगे, Where I come from, Bihar, and where are you from? कहने का मतलब कि सामाजिक जो चिन्ह
चिंतन है, सामाजिक मूल्य है, आपके अंदर विद्यमान जो चिंताएं या कुंठाएं हैं वो भी आपकी भाषा को नियंत्रित करती हैं और उस नियंत्रण के कारण भाषा का स्वरूप एक ही काल में अनेक प्रकार का दिखाई पड़ता है, जिसको वैयाकरण बेचारा जितनी दूर तक सीमित होता है उतनी दूर तक तो लिख देता है, बाद में आपके जैसे विद्वज्जन बैठ करके उसमें से बाल की खाल निकालते हैं और ये कहते हैं कि ये शब्द तो प्रयोग होता था, यहाँ पर होता था, वैसे होता। अरे कहाँ होता है? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने व्याकरण लिखा, 8 अध्यायों में लिखा, अष्टाध्यायी के शैली पर लिखा, प्रत्येक अध्याय में 4 पादों के बाद। तो कहने को वो व्याकरण प्राकृत का व्याकरण था, 7 अध्याय तो संस्कृत के थे, एक 8वें अध्याय में जाकर के प्राकृत के नियम दे दिए गए। कहने का मतलब क्या कि अगर आपने एक परिमार्जित भाषा के व्याकरण को समझ लिया तो आपको अपनी नित्य प्रतीकीवाचक भाषा में, लोक भाषा शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, नित्य प्रतीकीवाचक भाषा का व्याकरण केवल अंतर जानने से समझ में आ जाएगा कि ये भाषा जो है यह शिष्ट, शिष्ट का मतलब हाई सोसाइटी। आप सभा में गए, अभी जो भाषा मैं बोल रही हूँ यही भाषा मैं घर में नहीं बोलूंगी, आप भी नहीं बोलेंगे। यही भाषा जो प्रियजन के साथ व्यक्ति बोलता है वही मित्रों के साथ नहीं बोलता है, जो मित्रों के साथ बोलता है वो संस्कृति के साथ नहीं बोलता है, भाषा बदलती रहती है। तो यदि आपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसके लिए मैंने शिष्ट भाषा शब्द का प्रयोग किया, ये बड़ा भ्रामक शब्द है इसलिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज मैंने कह दिया, उसको जान लिया तो आपको लोक भाषा को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और लोक भाषा से मेरा मतलब है वह भाषा जो 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, वो बानी तो बदलती रहेगी, उसमें मागधी भी होगी, अर्धमागधी भी होगी, उसमें पैशाची भी होगी, उसमें जाने और कितने होंगे जिनका नाम भी आज हमें नहीं पता। तो ये संस्कृत और प्राकृत मेरी दृष्टि में, और ऐसा मैंने कहा मैं अत्यंत अल्पज्ञ हूँ, ये समानांतर चलने वाली भाषाएं हैं। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग भाषाओं के स्वरूप का प्रयोग होता रहा है। और तब कहिए कि तब प्राकृत में साहित्य जो हुआ तो क्या हुआ? माफ कीजिएगा, आप लोग जिन जिन क्षेत्रों के रहने वाले हैं वहाँ की तथाकथित लोक भाषा, मुझे इस शब्द से बहुत चिढ़ है, इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमर्स अंडरलाइन लोक भाषा के साहित्य की बात करती हूँ। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरा प्राण बसे हिम ठोहरे बटोहिया। जो लोग भोजपुरी जानते हैं उन्होंने ये गाना जरूर सुना होगा। बटोहिया करके एक बड़े प्रसिद्ध गायक हुए थे भोजपुरी क्षेत्र के, हैं? दिखाई तो भिखारी ठाकुर मेरे संबंधी, तो इसीलिए मैं उनका नाम लेने से थोड़ा सा परहेज करती हूँ। बड़ा सम्मान है उनके प्रति मन में, मेरी माता जी बड़े आदर से उनको स्मरण किया करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि साहित्य एक चीज है, साहित्य का लिखित होना दूसरी चीज है, उस लिखित साहित्य के आधार पर लिखित व्याकरण के को लेकर के और भाषा के विषय में निष्कर्ष निकालना एक तीसरी चीज है। काम बड़ा विद्वत्तापूर्ण है, लेकिन करने के पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं उससे क्या भाषा के सही स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। अर्थात हमारे पास जो सामग्री की सीमाएं हैं उसमें हमको ये मान करके चलना पड़ेगा कि हमने इतने सामग्री के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। इदमित्थम कह पाना हमारे लिए अत्यंत साहस मात्रम, जिसको संस्कृत में कहा गया है, अनधिक्य, इतना सारा कुछ बिना पढ़े हुए ये कहना कि सत्य प्रयुक्ता शब्दा,
शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, साहस मात्रम। तो हम यत्न करें, ज्ञान की तलाश में चले हैं, चलते रहेंगे। प्राकृत और संस्कृत मेरी दृष्टि में एक समानांतर भाषाएं थी। एक शिष्ट, शिष्ट का मतलब कि एक विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होने वाली, लेकिन वो भी एक काल में। ध्यान दीजिएगा, जिस समय पाणिनि ने व्याकरण लिखा उस समय संस्कृत लोक भाषा, तो लोक भाषा उस समय थी और इसके सारे प्रमाण स्वयं अष्टाध्यायी में विद्यमान हैं। आज से कई दशक पहले मैंने एक निबंध लिखा था, Parmeni's Grammar and the Language of the Common Man। तो पुत्रादिनी त्वमसि पापे प्रयोग वहां बताया गया है। पुत्रादिनी व्याख्या की जरूरत नहीं है। पुत्र पुत्रादिनी त्वमसि पापे ये शिष्ट भाषा के शब्द नहीं है, ये लोक भाषा के शब्द। तो इन सारी चीजों पर हम यत्न करते रहें, संभव है कभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। आप सब लोगों ने अत्यंत विद्वत्तापूर्ण निबंध पढ़ा। मैंने 10 मिनट कहा था, 12 मिनट बोल चुकी हूँ, इसलिए निबंधों पर टिप्पणी नहीं करूंगी। आपसे उसके लिए क्षमा प्रार्थना करूंगी। नोट बहुत बनाए थे, सोचा था कि अपनी जिज्ञासाओं का शमन कर लूंगी, फिर कभी मौका मिलेगा। ऐसी ईश्वर इच्छा हुई तो जिज्ञासा का शमन। भैया दूसरों की आत्मा को दुखी न करो, ठीक है? सब क्लांत तो हो चुके हैं सुबह से शास्त्र चर्चा कर। तो ये जो प्राकृत और संस्कृत, इनका नाम, पहली चीज ये है कि संस्कृत, जीतू भाई ने कह दिया है। आप ये देखिए कि अगर आप लीश, लीश का मतलब होता है पट्टा, पट्टा समझते हैं? पट्टे में एक रस्सी लगी होती है, उसको ढीला छोड़ते जाइए तो जो बंदर होता है या कुत्ता होता है वो भागता चला जाता है। उन्होंने लीश छोड़ दिया, इसलिए मैं 5 मिनट और ले लेती हूँ। जब आप बात करते हैं शिष्ट भाषा की, लोक भाषा की, तो आप ये भूल जाते हैं कि आपका चिंतन जो है वो अपने काल से नियंत्रित होता है। आप जिस काल में जी रहे हैं, व्यक्ति जिस दिन उत्पन्न होता है उस दिन से लेकर के और जब तक इस प्रकार की शोध चर्चा करने के स्तर तक पहुंचता है, तब तक बहुत सारे प्रभाव उसके चिंतन को, उसके वचन को, उसके विश्लेषण को प्रभावित करते रहते हैं। और प्रभावित करते रहते हैं तो किसी लेखक ने क्या कहा इसका प्रभाव पड़ता है, विदेशियों ने क्या कहा इसका प्रभाव पड़ता है, भारत जैसे देश में अलग अलग क्षेत्र के विद्वानों ने क्या कहा है इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे पास जो सामग्री है ये कहाँ की है, 99% तो हमें पता ही नहीं होता है। मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में काम करने का एक लाभ ये हुआ कि मुझे अपने अज्ञान का पूरा बोध हो गया, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए और भ्रांति अब कहीं नहीं है। भ्रांति इसलिए नहीं है कि हमें पता है कि हमें क्या नहीं पता, और हमें क्या पता है इससे ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि हमें क्या नहीं पता है। और जिस दिन आप ये जान जाते हैं कि आप क्या नहीं पता है, उस दिन आप सर्वज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि आपको तब पता होता है कि जानने योग्य क्या है। तो व्याकरण बड़ा अद्भुत विषय है। व्याकरण के आधार पर भाषा के स्वरूप का निर्माण एक सीमा तक किया जा सकता है, लेकिन वह निर्माण हमेशा भाषा के वास्तविक स्वरूप की हमको छवि दे ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि भाषा जो है वो नटी की तरह रूप बदलती रहती है, स्थान स्थान से बदलती है, काल काल से बदलती है। यदि लेखक को पढ़ रहे हैं, जो कि हम और आप कर रहे हैं, आज बोलने वाले तो मिलते नहीं, तो लेखक को पढ़ रहे हैं तो लेखक की शैली से बदलती है, लेखक के स्थान से बदलती है, लेखक के काल से बदलती है, लेखक
के विषय से बदलती है। और फिर मुझे पतंजलि जी का वही वाक्य याद आ जाता है कि सर्वम अनधीत्य संत्युक्तयुक्ताः शब्दाः इति वचनम साहसम। तो ये साहस करने की गलती हम लोग न करें, बाकी सत्य के अन्वेषण में लगे रहें, और लगे रहेंगे तो कभी न कभी सत्य हमारे सामने जरूर आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे यत्न से आवे चाहे नहीं, हमारी तपस्या में ईश्वरीय कृपा से आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एग्री नहीं है, एग्री विषय प्रस्तुत किया, श्रोताओं के साथ न्याय हुआ।